आज हम लोग इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण के अभ्यास का प्रश्न करेंगे जो शेष बचे हुए हैं। 10 तक हम लोगों ने प्रश्न तथा उसका उत्तर समझ लिया था। आज हम लोग अभ्यास जो कि 37 पेज पे है 11 नंबर प्रश्न से अंत तक समझेंगे। एक एक प्रश्न को बारीकी से समझेंगे और इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमें परीक्षा में लिखना है। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। 11 नंबर प्रश्न, ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। देखिए, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। दही बनने पे क्या होगा? तो हम जानते हैं कि दूध जैसे जैसे दही बनता है इसका स्वाद खट्टा होता जाएगा और खट्टा होना अम्ल की प्रकृति है। तो दही बन जाने पर इसका पीएच मान कम हो जाएगा। मुख्य आंसर यही होगा। ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है किंतु दही बन जाने पर इसका पीएच मान कम हो जाता है, अर्थात 6 से कम हो जाएगा क्योंकि दही जो है वो अम्लीय हो जाएगी। दूसरा प्रश्न, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। अब प्रश्न दे रहा है ए और बी, ताज़ा दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय क्यों बना देता है? तो उत्तर होगा ताजे दूध का पीएच मान बेकिंग सोडा मिलाने पर 6 से अधिक हो जाएगा, अर्थात क्षारकीय हो जाता है, जिससे दूध अधिक देर तक खराब नहीं होगा। देखिए, जब दूध को अधिक देर रखना होता है तो ग्वाला क्या करता है कि उस ताजे दूध में बेकिंग सोडा मिला देता है। इससे क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा दूध में अम्लीय प्रभाव उत्पन्न होगा और दूध फटने का डर रहेगा, खराब हो जाएगा। लेकिन बेकिंग सोडा मिला देने पर दूध अधिक देर तक अच्छा रहता है और वह खराब नहीं होता है। यही कारण है एक ग्वाला ताजे दूध के पीएच मान 6 से बदलकर थोड़ा क्षारकीय कर देता है। बी नंबर प्रश्न, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? अब देखिए, दूध एंजाइम के कारण दही बनते हैं और जैसे जैसे दही अधिक समय लेता जाएगा वो खट्टा होगा। जब तक उसमें खट्टापन नहीं आएगा वो दही नहीं बनेगा, अर्थात पीएच मान जैसे जैसे कम नहीं होगा वो दही नहीं बनेगा। तो ग्वाला तो इसे पहले और क्षारकीय बना दिया है, अर्थात पीएच मान इसका और बढ़ा दिया है। तो दही बनाने के लिए पीएच मान कम होना चाहिए उसका, तो ऐसे दूध को दही बनाने में अधिक समय लगता है क्योंकि दही अम्लीय होता है, जिससे दोनों के पीएच मान से अधिक अंतर हो जाता है। अर्थात पहले ज़्यादा क्षारकीय है और उसे पहले उसको अपने लेवल में करना पड़ेगा और फिर उसको दही के लेवल में आने में देर लगेगा, अधिक समय लगेगा। यही कारण है कि अधिक समय लगता है। 13 नंबर प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए? इसकी व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आर्द्र रोधी का मतलब समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है कि वैसा बर्तन जिसमें न हवा जाए, न पानी जाए, न वाष्प जाए, उसे आर्द्र रोधी कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जल से अभिक्रिया कर जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो जल से अभिक्रिया करके जिप्सम का निर्माण करता है, जो बहुत ही कठोर होता है। यही कारण है कि जब इसे खुले बर्तन में रख दिया जाता है तो वायु की आर्द्रता से अभिक्रिया कर उसी बर्तन में जिप्सम बना देता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस तथा बर्तन दोनों खराब हो जाते हैं, इसलिए इसे आर्द्र रोधी बर्तन में रखा जाता है। समझ में आ रहा होगा? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा भी अगर नमी चला जाए तो वो इतना कठोर हो जाएगा कि बर्तन को और स्वयं दोनों को खराब कर लेगा। आप समझ रहे होंगे, जब हाथ पैर फ्रैक्चर होता है तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस से प्लास्टर किया जाता है और कितना हार्ड हो जाता है आपने अनुभव किया होगा। तो यही कारण है कि इसे ऐसे बर्तन में रखा जाता है कि उसमें थोड़ा सा भी हवा न जाए। प्रश्न नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो उत्तर समझते हैं। जब अम्ल तथा क्षारक की अभिक्रिया होती है तब लवण तथा जल बनता है और इसे उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात अम्ल और क्षारक मिलकर लवण तथा जल जब बनाते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ 2 उदाहरण स्पष्ट है। एक है HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये अम्ल हो गया, और प्लस NaOH ये क्षारक हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ये जब अभिक्रिया करता है तो NaCl ये साल्ट बना दिया, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल बना दिया। तो ये उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है। दूसरा H2SO4 प्लस NaOH ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो Na2SO4 सोडियम सल्फेट बना दिया प्लस H2O जल का निर्माण हो गया यहाँ। तो यह भी उदासीनीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ अम्ल जोड़ क्षारक बराबर लवण जोड़ जल। स्पष्ट है। 15 नंबर प्रश्न, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। ये कई बार परीक्षा में आ चुका है। तो प्रश्न का उत्तर समझते हैं। धोने का सोडा तथा बेकिंग सोडा के उपयोग निम्नलिखित हैं। पहले समझेंगे धोने के सोडा का उपयोग। तो धोने के सोडा का उपयोग जल के अस्थायी कठोरता को हटाने में। देखिए, जल के जो अस्थायी कठोरता है उसको धोने वाला सोडा हटा देता है। दूसरा, साबुन अथवा कागज उद्योग में, मतलब उद्योग धंधे में इसका प्रयोग होता है। साबुन के, कागज के, इस तरह के उद्योगों में ये जो धोने वाला सोडा है उसका प्रयोग किया जाता है। अब बेकिंग सोडा का दो उपयोग समझ लीजिए। बेकिंग सोडा का दो उपयोग है। एक स्पंजी भोज्य पदार्थ बनाने में, जैसे डबल रोटी, पाव रोटी जिसे बोलते हैं, स्पंजी जितने भी पदार्थ हैं, ब्रेड हैं, उनको बनाने में, या केक है उसको बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। दूसरा मुख्य उपयोग अग्निशामक यंत्र में, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से सभी प्रश्न चैप्टर 2 के समाप्त हो गए। यहाँ हम यह बता देते हैं आप लोगों को कि अध्याय 2 अम्ल क्षारक तथा लवण के सभी पेज का प्रश्न तथा सभी अध्याय का प्रश्न एक एक करके इसी तरह से पांडुलिपि में मेरे चैनल पे आंसर डाल दिया गया है। अगर आप इसमें से उत्तर लिखते हैं तो आपको परीक्षक पूरा में पूरा मार्क्स देंगे। धन्यवाद।